एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुश्रिया। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें अपन 6 to 9 हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कराने वाले थे। क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, अभी क्लास 7 एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न राजवंश उभरे। बड़े भूस्वामी तथा योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। सामंत खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित करने लगे थे। 8वीं सदी के प्रारंभ में दक्कन में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने स्वामी चालुक्य को परास्त कर राष्ट्रकूट राजवंश स्थापित किया। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। सोने का गर्भ, ब्राह्मणों की सहायता से कराया गया अनुष्ठान जिससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रियत्व धारण कर लेता था। ठीक है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान होता था जिससे क्या है कि ब्राह्मण एक अनुष्ठान करवाते थे। अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो इस यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा जो है वो क्षत्रिय का रूप धारण कर लेता था। उदाहरण के लिए कदम, मयूशर्मन और गुर्जर प्रत्याहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में। प्रशासन। नए राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन, चक्रवर्तीन इत्यादि उपाधियां धारण की। सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मण संगठनों की सत्ता में साझेदारी होती थी। किसानों, पशुपालकों, कारीगरों तथा व्यापारियों से लगान के रूप में राजस्व की वसूली। नोट: तमिलनाडु के चोल राजवंशों के अभिलेख 400 से अधिक करों की चर्चा करते हैं। वेट्टी, जबरन श्रम या कदमाई, भू राजस्व प्रमुख था। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में रचित होती थीं। ग्वालियर एमपी से प्रतिहार नरेश नागवट की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है। राजा प्राय ब्राह्मणों को ताम्र पत्रों पर अभिलिखित भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। 12वीं शताब्दी में कल्लड़ द्वारा संस्कृत काव्य राजतरंगिणी की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। धन के लिए युद्ध। राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण का प्रयास करते थे जिनमें गंगा घाटी में कन्नौज नगर पर अधिकार संघर्ष प्रमुख था। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर प्रत्याहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच, मतलब गुर्जर प्रत्याहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद 997 से 1030 तक ने मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों पर नियंत्रण किया था। उसने अनेक मंदिरों जैसे गुजरात के सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की। किताब अल हिंद अल बरूनी की रचना है। महमूद के आदेश पर उपमहाद्वीप का लेखा जोखा है इसमें। चौहान वंश। दिल्ली और अजमेर के आसपास गुजरात के चालुक्यों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से संघर्ष। पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक था। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया परंतु 1192 में पराजित हुआ। कालखंड 1168 से लेकर 1192 तक। चोल राजवंश उरैयूर से तंजावुर तक। कावेरी डेल्टा में मुदरियार की सत्ता कांचीपुरम के पल्लवों के अधीन थी। उरैयार के चोलीय राजवंश चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुदरियारों को परास्त कर डेल्टा पर कब्जा किया तथा उसने तंजावुर शहर एवं निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लवों को जीता। राजराज प्रथम 985 में राजा बना जो सबसे शक्तिशाली चोल राजा था। राजेंद्र प्रथम राजराज का पुत्र गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला, जल सेना का निर्माण किया था राजेंद्र प्रथम ने। भव्य मंदिर एवं कांस्य मूर्तिकला चोलकालीन। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर तथा गंगईकोंड चोलपुरम में अनेक मंदिर बनवाए। तो तंजावुर में और
गंगईकोंड चोलपुरम में राजराज और राजेंद्र प्रथम ने बहुत सारे मंदिर बनवाए। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के आसपास पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि की बस्तियां थीं। मंदिर शिल्प केंद्र के रूप में उभरे। उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं चोल मंदिरों की विशेषता थी। देवी देवताओं के साथ भक्त भी। कृषि और सिंचाई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जो जल निक्षेपण द्वारा उपजाऊ भूमि का सृजन करती है। इन शाखाओं पर तटबंध बनाकर नहरों द्वारा खेतों को जोड़कर सिंचाई की जाती थी। कुएं एवं सरोवर भी सिंचाई के प्रमुख साधन थे। तमिलनाडु के आसपास कृषि काफी विकसित थी। चोल प्रशासन और किसानों की बस्तियां, नाडु गांवों का समूह, ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने का काम करते थे। नाडु के कामकाज पर बेल्लाल जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था। धनी भूस्वामियों को सम्मान स्वरूप उपाधियां तथा राजकीय पद दिए जाते थे, जैसे मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या वेलम या किसान, वेलन या किसान, अरैयार ये प्रधान होते थे। भूमि के प्रकार की बात की जाए तो वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि, सालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान तृण मटुकनी मंदिर को उपहार के रूप में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। नगरम व्यापारियों का संघ शहरों में प्रशासनिक कार्य का संपादन करते थे। तमिलनाडु के चिंगटपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मणों की सभा के संगठन के प्रारूप का वर्णन करते हैं। सभा कई समितियों में विभक्त थे, जिनके दायित्वों में सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर की देखरेख प्रमुख थी। समिति सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। अन्यत्र तांग वंश चीन 7वीं से 10वीं सदी तक राजधानी थी शियान, दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य में नौकरशाही परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होती थी। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था 1911 तक कायम रही। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।